रंध्र अवकाश में मैंने ये पढ़ा दिया, रंध्र दो प्रकार के होते हैं? नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा है ना? ओके। तो रंध्र अवकाश क्या होते हैं? रंध्र अवकाश देखो, ये अलग बात है, रंध्र अवकाश अलग बात है। किसी मर्दा के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्र कहते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्र अवकाश कहलाता है। आप जो है, आप अकेले स्टूडेंट हैं और पूरे स्टूडेंट मिलके क्लास बनाते हैं, तो एक रंध्र सब रंध्र अवकाश। तो याद रखना, दो मर्दा या मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान रंध्र कहलाते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्र अवकाश कहलाता है। तो किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश। और ये जो रंध्र अवकाश होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े बहुत हम रंध्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होते हैं? तो रंध्र क्या होते हैं? मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। तो रंध्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्स, ये होते हैं मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। रिक्त माने खाली। जो स्थान मर्दा कणों ने नहीं भरा है, खाली रह गया है, वो स्थान क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रंध्र। सो द पोर क्या है? पोर रिक्त स्थान है, वो खाली स्थान है, वो खाली जगह है, वो वॉइड है, वो रिमेनिंग स्पेस है जहां पे सोइल के पार्टिकल्स नहीं है, मिट्टी के कण नहीं है, जो खाली रह गया, उसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रंध्र? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से पता है किसी को? बड़े रंध्र, छोटे रंध्र। बड़े रंध्र और छोटे। बड़े रंध्र को बोलते हैं वृद्ध रंध्र। कौन से रंध्र? वृद्ध माने बड़े। और सेकंड नंबर पे है सूक्ष्म रंध्र। सूक्ष्म माने छोटे रंध्र। तो कितने प्रकार के रंध्र हो गए? सूक्ष्म और वृद्ध। वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड़े को बोलते हैं, अच्छा रंध्र दो बार हो गए, मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। और छोटों को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो। तो बड़ों को तो बोलते हैं मैक्रो और छोटे को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रो होते हैं उनको अकेशिकीय, कौन से रंध्र बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र भी किसको बोलते हैं? याद रखना, अकेशिकीय रंध्र कहलाते हैं जो बड़े, जो बिना केशिकाओं के, केशिका बोलते हैं नलियों के, जो बिना नलियों के रंध्र है, बड़े बड़े रंध्र जिसकी नलियां नहीं बनती, उसको अकेशिकीय रंध्र बोलते हैं। और जो केशिकीय रंध्र है, जिसमें छोटी छोटी नलियां बन जाती है रंध्रों की वजह से, इनको बोलते हैं केशिकीय रंध्र। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? छोटे रंध्रों को। ये नहीं लिख रखा है? हाँ, लिख लीजिए। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? सूक्ष्म रंध्रों को। और वृद्ध रंध्रों को क्या बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र। बड़े जो रंध्र होते हैं वो पानी रोक नहीं पाते। बड़े जो रंध्र है वो पानी रोकेगा नहीं, कहां चला जाएगा? नीचे। तो ये क्या कार्य करते हैं? याद रखना, वायु संचरण का कार्य करते हैं। किसका काम करता है? वायु संचरण का काम। तो वायु संचरण किसमें होता है? और जल धारण का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म रंध्र करते हैं। तो मिट्टी में पानी रोकने का काम तो कौन करते हैं? और वायु को आदान प्रदान देने का काम कौन करते हैं? वो रहते हैं। सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं उनकी साइज होती है 0.06 mm से कम, और वृद्ध रंध्रों की होती है 0.06 mm से ज्यादा। ये भी बात याद रखना। बस ये तीन बातें लिख लो। लिख रखिए, समझ में भी आई? बड़े रंध्र कौन से? मैं अब बोलूं वृद्ध रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? तो वेरी गुड, रेतीली या बलुई मर्दाओं में। तो बलुई और रेतीली मर्दाओं में कौन से रंध्र? वृद्ध रंध्र। और मैं यदि बोलूं सूक्ष्म रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? मृतिका या काली मर्दा में। क्या बात है, लिखा हुआ ये भी? तो जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लो। जिसने नहीं लिखा उसको लिख लो, जिसके लिख रखा है उसको लिखे रहने दो। लिख लिया?
अब देखो, यदि किसी मिट्टी का बीडी और पीडी दे रखा हो, स्थूल घनत्व और कण घनत्व दे रखा हो, तो हम एक फॉर्मूले की सहायता से किसी भी मिट्टी का क्या ज्ञात कर सकते हैं? रंध्रावकाश ज्ञात कर सकते हैं। दो चीजें दे रखी हो तो हम तीसरी चीज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला, एक सूत्र है। क्या याद रखना आपको? एक सूत्र याद रखना है। रख लोगे? पक्का रख लोगे? तो ये है फॉर्मूला रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। किसका है? रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। और सूत्र क्या है? देखो, पहला सूत्र तो है 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, बिना कोई ब्रैकेट के। 100 में से बीडी पीडी को घटाना है, गुणा कर लेना 100 से। पहला तो ये। इसमें यदि हम 100 को कॉमन ले ले बाहर, 100 को कॉमन ले ले और पीछे ब्रैकेट में क्या रखता है, तो 100 बाहर ले लिया तो पीछे क्या रह गया? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। क्यों? 100 तो बाहर ले लिया, तो यहां कितना रह गया? 1। तो 1 से कोई गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भली ये वाला याद करो, भली ये वाला याद करो, लेकिन आपको याद कौन सा करना है? दोनों करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिए क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला कौन सा है, तो दोनों पता होने चाहिए। दोनों लिख रखे हैं क्या? लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गणित का और वो करना है, तो इसमें से कोई सा भी याद कर लो। नीचे वाला थोड़ा सा सरल है, तो ये याद रखना, 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। अभी क्वेश्चन करके देखें इसका। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, रफ कॉपी निकाल दो सब। रफ कॉपी निकाल दो। निकाल दी? अब देखो, इसमें बीडी और पीडी अपने को दे रखी है। बीडी दे रखी है, याद रखना, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीडी दे रखी है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे बोल दिया कि क्या ज्ञात करो? रंध्रावकाश ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई? कितना आना चाहिए आंसर? क्या हुआ शकुंतला देवी? जानते हो शकुंतला देवी को? ह्यूमन कैलकुलेटर कहते हैं उनको। ह्यूमन कैलकुलेटर। जो अपन कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाते ना, वो बैठे बैठे कर लेती है, बिना किसी कैलकुलेटर कॉपी पेन के यूज किए। और अपन देखोगे इतना ज्ञान लगा रहे हैं। वन माइनस बी डी अपॉन पी डी ब्रैकेट 100। तो 1 की जगह तो 1 लिख, बीडी की जगह बीडी लिख, पीडी की जगह पीडी लिख, इनटू ब्रैकेट में करके 100 कर। फिर जो कट रहा है उसको काट, जो गुणा हो रहा है गुणा कर, जो भाग दे रहा भाग दे, आगे बढ़। फिर पॉइंट लगा रहा है। पॉइंट वाली आदत छोड़ देनी है। हम्म चलो एक मैं कर देता हूं। समझो, देखो, सबसे पहले ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको, वाह रे वाह, कौन बोला? क्या नाम है शकुंतला? क्या नाम है तेरा? हैं? अजीत। रियल में कोई नहीं जीत सकता तुझे। ये चाहिए, ये मैथ की पावर है, ये मैथ की पावर है। एक का आंसर आया 14। अरे बीडी का मतलब स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी। पीडी का मतलब पार्टिकल डेंसिटी। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखवा भी रखे हैं। बीडी पीडी नहीं लिखवा रखे। बीडी मतलब बल्क डेंसिटी, मतलब स्थूल घनत्व। पीडी माने पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व है। अब देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। रंध्र अवकाश का क्या फॉर्मूला होता है? रंध्र अवकाश प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। बीडी दे रखा है, कितना है? 1 पीडी कितना है? 2.4 इंटू 100। अब 100 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। पहले ब्रैकेट को, बोर्ड मास का नियम,
बोर्ड मास का नियम नहीं पता, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपके बाद में डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे पहले एडिशन करते हैं। तो अब आप सबको पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में जो कुछ कट रहा है वो काट दो। दशमलव के बाद यदि संख्या का नंबर बराबर है तो दशमलव हट जाते हैं, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो अब क्या हो गया देखो, 1/12/24 इंटू 100। आप सभी को पता है 12 का पहाड़ा एक बार बोलो तो 12 आता है, दो बार पढ़ो तो 24 आता है। तो 1 - 1/2 इंटू 100। अब एक में से 1/2 गया तो आधा बचेगा, आधा इंटू 100, 100 एकम 100 भाग 2, 50%। आप नोट्स कहां से बनाए? कहीं से नहीं बनाने, आपको नोट्स मिले हैं। आप यदि कल की क्लास देखी होती तो आपको बताया मैंने कहां नोट्स मिलेंगे, कहां मिलेंगे, नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट के अंदर आपके नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और वहां से नोट्स डाउनलोड करने हैं। लिख लिया सबने? फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा। लिख लिया भाई सबने? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। बीडी दे रखी है, पीडी दे रखी है। बीडी दे रखी 1.1, पीडी दे रखी है 3.3। अरे बीडी मीन बल्क डेंसिटी रे, स्थूल घनत्व। बीडी तो ऐसे पूछ रहे जैसे पीडी का अच्छा पता ही है। - 66.6 आंसर आएगा। देखो वापस देखो, 1 - बीडी कितनी है 1.1, पीडी कितना है 3.3 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट
कट गया। 1-11/33 इंटू 100, एक बार 3 बार, ओके। 1-1/3 इंटू 100, एक में से 1/3 जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि पहले ऐसा नहीं हो तो पहले आप भाग। आपने क्या लगा कि एक में से 1/3 जाता है तो 1/3 रहता है? नहीं, आपको एक में से 1/3, अब आप कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी नहीं करना है अभी, इसको दोनों से गुणा कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 100/3 करना है भैया। ये कॉमन है ना, तो पहले इससे गुणा होगा 100 एकम, फिर 100 1/3 से गुणा होगा 100 एकम 100/3, तो 100 माइनस 100/3। अब 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार गया, 3 बार, पीछे 1 रह गया। फिर कितनी बार गया, 3 बार, पीछे 1 रह गया। फिर कितनी बार गया, 3 बार। 100 माइनस 33.3 भैया, नॉट 33.3 आंसर है। 100 में से 33.3 घटाओगे तो आंसर आएगा 66.6%। समझ रहे? और दूं ये क्वेश्चन? आप क्या यहीं रुक गए, 100 में एक में से माइनस करना भूल गए और फिर इसी को गुणा कर लिया 100 से? भैया जो आया ना आंसर उसको एक में से माइनस करो, जो आपका आंसर आया ना उसको एक में से माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करते। बहुत बढ़िया अमित, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बीडी पीडी, अब देखो बीडी कितना है। बीडी है 1.25 ग्राम और पीडी है 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। तुम कॉपी में इसको कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, वही गलती कर रहे हो। जब बीडी और पीडी एक दूसरे के आधे और दुगुने होते हैं तो आंसर 50 आता है। बीडी और पीडी यदि आप एक दूसरे के आधे या दुगुने होते हैं तो आंसर कितना आता है? 1.25 का डबल होता है 2.50। तो इसको एक से 2 बार कट जाएगा, ये एक हो जाएगा 2, एक में से आधा घटाओगे तो आधा रहेगा, आधे को 100 से गुणा करो 50 आएगा, आधे को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। सिंपल बात है, लिख लिए सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा वायु। क्या है? मृदा वायु। मृदा वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल एयर। क्या बोलते हैं? सोइल एयर। मृदा वायु आई कहां से, कोई बता सकता है? मिट्टी में वायु कहां से आई होगी? वायुमंडल से। वायुमंडल की जो वायु होती है ना, वही मृदा की। तो वायुमंडल की वायु किससे मिलकर बनी हुई है? गैस से। कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी और गैसेज है। तो अब ये जो वायुमंडल से ही मिट्टी में गई तो मिट्टी में भी कौन सी होगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि लगभग वायुमंडलीय गैस और मृदा की गैस का संगठन कैसा होता है? बराबर होता है, समान होता है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वायुमंडलीय गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कम और आपकी सोइल की गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। मिट्टी और वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वायु संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी से गैस का बाहर आना वायुमंडल में और वायुमंडल से मिट्टी में जाना, ये जो प्रक्रिया ना एक्सचेंज की, इसको बोलते हैं वायु संचरण, सोइल एरिएशन। क्या बोलते हैं? वायु संचरण बोलते हैं। अब एक बात आप समझो कि मैं बोलूं वायुमंडल की मृदा के अंदर या वायुमंडल की वायु के अंदर, और मैं बोलूं मृदा की वायु के अंदर, जो आपका नाइट्रोजन है वो इस दोनों के अंदर 78% है। कितना है?
लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मृदा की वायु में तो है 20.6%, जबकि वायुमंडल में 20.9%। तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा, और आपके मिट्टी में ऑक्सीजन क्या होता है? कम। CO2 की बात करूं मैं, CO2 की बात करूं तो मृदा वायु में होता है 0.3% या फिर 0.25%, लेकिन वायुमंडल में होता है 0.03, 10 गुना कम होता है। कितना गुना कम होता है? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वायुमंडल की तुलना में मृदा में 10 गुना अधिक CO2 होता है। कितना गुना अधिक? 10 टाइम ज्यादा होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है? मिट्टी में जीव श्वसन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें CO2 छोड़ती है, लेकिन CO2 तो हम भी छोड़ते हैं, लेकिन हम छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे पौधे क्या छोड़ते हैं? O2। लेकिन पौधे की जड़ें O2 नहीं छोड़ती, सिर्फ क्या छोड़ती है? CO2। और जड़ें किसमें है? मिट्टी में। और मिट्टी में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिर कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2। किस में बढ़ेगी? मृदा में। तो कार्बनिक पदार्थ सड़ने से भी CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मिट्टी की वायु में तो कितना? 0.3। वायुमंडल की वायु में कितना? यहां तो कितना है? CO2 0 पॉइंट, मिट्टी के अंदर कितना है? 0.3%। अगली बात समझ में। अब यदि मिट्टी के अंदर वायु कम हो जाएगी, 20% से यदि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकते। कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। और 10% से कम हो जाए CO2 तो पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पौधे क्या हो जाएंगे? खत्म। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर। ये कोई वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने ऐसे ही पढ़ा रखा है, आपकी है भी नहीं। मृदा ताप क्या होता है? तो आप सभी को पता है मिट्टी का एक टेम्परेचर होता है, मिट्टी का एक तापमान होता है। उस तापमान से, अच्छा बहुत बार आप देखते हैं कि किसी किसी सोइल के अंदर आप गर्मी में यदि आप गेहूं के सीड डालोगे मिट्टी में तो बहुत बार जर्मिनेट ही नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते। आप बहुत कड़कड़ाती ठंड के अंदर आप बाजरा की सोइंग कर दोगे या जवार की सोइंग कर दोगे तो बाजरा जवार जर्मिनेट ही नहीं, क्योंकि पौधे के बीज के जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए एक तापमान चाहिए। वो तापमान मृदा प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? तो मृदा का एक तापमान होता है। हम मृदा के तापमान को मृदा ताप मापी से मापते हैं। किससे मापते हैं? मृदा ताप मापी। और मृदा का तापमान 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन याद रखना 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उसमें 25 से लगाकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये बेस्ट है। 25 से लगाकर 35 तक। एक होता है विशिष्ट उष्मा। क्या होती है? क्या होती है विशिष्ट उष्मा? क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? यार क्या है बच्चा यार, ये कंटेंट में से नहीं है बेटा। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएगा तो अनाउंसमेंट में या बैच वाले सेक्शन में जहां अनाउंसमेंट आता है वहां पे नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के लिए क्लास में कमेंट नहीं करना होता है। आपको यदि नोट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां पे कॉल करना होता है। हेल्पलाइन नंबर वालों को, क्योंकि हमने नहीं किया अपलोड, अपलोड करने वाले मैनेजमेंट टीम वाले, तो आप वहां कॉल करेंगे तो आपको वहां पता चलेगा। अच्छा, विशिष्ट उष्मा क्या होती है? भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि, अच्छा आपको क्या लगता है कि किसी मिट्टी को गर्म करने में और किसी पादप के पत्तियों को गर्म करने में और किसी पानी के बोतल में पानी रखा हुआ उसको गर्म करने में और हलवे को गर्म करने में, क्या सब में एक प्रकार की उष्मा चाहिए? सब एक ही प्रकार से गर्म होंगे? देखो जैसे कि लोहा होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसी की जगह आप ऐसा कोई दूसरा पदार्थ लोगे वो गर्म होने में समय लेगा। समझ रहे? पानी बहुत जल्दी आपके गर्म हो जाता है, आपने बहुत बार देखा घी गर्म होने में समय लेता है। तो ये दोनों ही जब तरल है तो इसका इतना समय क्यों ले रहे हैं? तो याद रखना सबकी विशिष्ट उष्मा अलग अलग होती है। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? तो याद रखना किसी भी पदार्थ की, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, कितने ग्राम भार को? 1 ग्राम भार को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, जैसे पानी का 1 ग्राम लिया, उसको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे पानी अपन ने लिया था वो 0 डिग्री सेल्सियस का था, बर्फ था। क्या था? बर्फ। अब अपन को इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना पानी लिया अपन ने?
1 ग्राम। तो अब इसको बढ़ाएंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको कुछ तापमान चाहिए ना, कुछ उष्मा चाहिए ना, उस उष्मा को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है, उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? और पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्मा चाहिए 1 कैलोरी। कितनी चाहिए? पानी को यदि 1 कैलोरी उष्मा देंगे तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? कितना ग्राम पानी? 1 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी को कितना चाहिए? 100 कैलोरी। 100 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी कैलोरी चाहिए? 200। 1 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितना चाहिए? 2 कैलोरी। 1 ग्राम पानी को आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कितनी कैलोरी चाहिए? आधी कैलोरी। तो ये होती है विशिष्ट उष्मा, जो कि मृदा की होती है 0.2। कितनी होती है? और जल की कितनी होती है? मतलब यदि दोनों में समान तापमान दे, समान उष्मा दे, तो पानी आपका लेट गर्म होगा और मिट्टी आपकी जल्दी गर्म होगी। इसीलिए गर्मियों में मिट्टी पर नंगे पांव चलेंगे तो जल जाएंगे, और वहीं रखे हुए पानी से नहाएंगे तो ठंडा फील करेंगे। गर्मियों में यदि एक बाल्टी भर के आप रख दो पानी गर्म धूप में, और वहां मिट्टी पड़ी है, फिर उसको लेने नंगे पैर जाओ, तो आपको पता लगेगा नंगे पैर जाओगे तो पैर तो जलेंगे, लेकिन उसी में रखे हुए पानी से जब नहाओगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता। जो इतना जल्दी गर्म नहीं होता वो इतना जल्दी ठंडा भी। मिट्टी जल्दी ठंडी होती है, पानी जल्दी ठंडा। तो इसलिए बहुत बार आप देखिए रात की 9 बजे गर्मियों में नहा रहे हो तो छत की टंकी से पानी गर्म आ रहा है, लेकिन बाहर की धूल क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। तो पानी जल्दी ही लेट गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, और देरी से ही। और मृदा जो होती है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है मृदा की? कम। तो याद लिखा हुआ होगा, देख लो, नहीं लिखा हो तो मैं लिखवाता हूं। लिखा हुआ है मृदा का कितना लिखा हुआ है, और जल का, और क्या लाइन लिखी हुई है? क्या? 0 डिग्री है, डिग्री वो। अरे वो क्या लिखा, मैं देख लेता हूँ। हाँ, अरे नहीं, वो ऑब्लिक है, सही बोल रहे हैं। कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। दे, कितना सही बंदा है यार तू। हाँ, हाँ, ये दोनों ही जो है ना वो ऑब्लिक है, दोनों ही। तो 0.2 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम। कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम। नेक्स्ट है मृदा रंध्र, सॉरी मृदा रंग। क्या है? मृदा रंग। रंग रंग तो आपने देखा होगा मिट्टी का। रंग तो कैसा कैसा रंग देख रखा है अभी तक मिट्टी का? भूरा देख रखा है, काला, लाल, पीला। है पीला किसने देख रखा बताओ? कहाँ देखा? गांव तुम कहां से है? दोबारा पीला कहां देख लिया तूने? कहां देखा? बुआ के घर पे हल्दी देखी होगी। हल्दी, मिट्टी, अच्छा मिट्टी पीली में कितनी? एकदम पीली थी एकदम। हाँ, गेहूं वर्णी होगी। है, गेहूं जैसे कलर की, गेहूं जैसा पीला होता है ना, वैसी पीली होगी ना। एकदम पीली मिट्टी नहीं होती। और हमारे वहां पे जो चिकनी मिट्टी है उसको पीली बोलते हैं। वो गोबर में मिला के नीपने के काम आती है। जो चिकनी मिट्टी होती है, क्यों करते हैं ऐसा पता है? क्योंकि मिट्टी की बाइंडेशन पावर अच्छी होती है। गोबर जो होता है वो बांध के रखता है, ठंडा रखता है आंगन को, और मिट्टी बांध के रखती है ताकि बहुत दिनों तक नया लगे घर और अच्छा लगे। आपने देखा कभी मिट्टी के घर देखे आपने? मिट्टी के फर्श देखा है मिट्टी का? आप देखो, एक फर्श बना रखा है आपने पत्थर का, एक मिट्टी का। मिट्टी का फर्श दिन के 2 बजे गर्मी में भी गर्म नहीं होगा, नंगे पांव चलेंगे। आजकल जो फर्श बनाते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आप सर्दियों में नंगे पांव घर में, आज तक सब घरों में चप्पल पहनते हैं। अपने दादी और को अच्छा नहीं लगता, दादी जी बोलते हैं घर में चप्पल मत पहनो भाई बेटा, है। रसोई में तक चप्पल पहन के चले जाते हैं। आजकल ऐसे चल रहा है, नहीं जाते? हाँ, अभी आजकल बहुत घरों में चल रहा है। तुम तो गाँव के होंगे, शहरों में आप देखोगे यहाँ पे हर जगह चप्पल है। मैस में आप चप्पल पहन के जा रहे हो तुम, लेकिन घर में ऐसे खाना खाने चप्पल पहन के जा सकते हो क्या? हाँ, पापा के पैर में जूता 10 नंबर का है, पड़ेगा तो नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पहले घर कच्चे हुए करते थे, तो वहां गोबर के होंगे या मिट्टी के घर होंगे, घास फूस के घर होते थे, तो वहां के फर्श बड़े ठंडे रहते थे और गर्मियों में बड़े गर्म रहते थे।
सॉरी है, सर्दियों में बड़े गर्म रहते थे। तो ये उल्टा है, मिट्टी का भी उल्टा है, पानी का भी उल्टा है। पानी आप देखोगे सर्दियों के अंदर भूजल जो आएगा ना, ग्राउंड वाटर, वो गर्म आएगा। तो बहुत बार जब ट्यूबवेल शुरू करके, हम जो बोरवेल शुरू करके नहाते हैं ना सुबह सुबह सर्दियों में, बोले गर्म पानी आ रहा है। और गर्मियों में जब सुबह सुबह ऑन करेंगे ठंडा पानी आएगा। तो ये प्रकृति अपने आप कन्वर्ट करती है, हर चीज को प्रकृति अपने आप करती है। तो मर्दा रंग आपने अलग अलग प्रकार के देखे होंगे। मर्दा रंगों में एक मर्दा रंग सफेद रंग होता है, वो मिट्टी का रंग नहीं होता। वो मिट्टी की सतह पे बहुत बार लवण जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? जिसको हम नमक बोलते हैं। जैसे आप यहां से जयपुर जाओ तो आपको सांबर जब आप क्रॉस करोगे तो आपको पूरी व्हाइट कलर की पट्टी दिखेगी, आपको कहीं मिट्टी का रंग दिखेगा ही नहीं, सफेद ही सफेद दिखेगी सांबर झील के आसपास, क्योंकि वो नमक बना रहे हैं। तो वो पानी वहां से ला रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं पानी को, तो नमक पीछे रह रहा है, तो नमक बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो ऐसा नमक यदि मिट्टी की सतह पे जमा हो जाए तो रंग कैसा हो जाए? सफेद हो जाए। यदि मिट्टी रेतीली या बलुई है तो उसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? और यदि मिट्टी के अंदर मृतिका का मात्रा बहुत ज्यादा है तो काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो अभी काली हो जाएगी। मिट्टी में यदि आयरन ज्यादा है तो उसका रंग हो जाता है लाल। और यदि मिट्टी में आयरन है और पानी भी ज्यादा है तो उसका रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो अलग अलग प्रकार के रंग है। रंग पता करने के लिए एक चार्ट हमें दिया था एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम है मुनसेल कलर चार्ट। क्या नाम है? तो आपको कभी पूछ लिया जाए मर्दा रंग ज्ञात करने का चार्ट का क्या नाम है? मर्दा रंग किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? मुनसेल रंग चार्ट। एक चार्ट है जो किसने दिया था? मुनसेल ने, जिसको बोलते हैं मुनसेल रंग चार्ट। कौन सा रंग चार्ट? मुनसेल। मुनसेल रंग चार्ट के अंदर 3 खंड है। कितने खंड है? एक है यू, एक है वैल्यू, और एक है क्रोमा। यू है, वैल्यू है और क्रोमा है। तो मैं जब यू की बात करूं, वैल्यू की बात करूं और क्रोमा की बात करूं, तीनों ही रंग बताते हैं। ये किसके अंदर है? किसके यूज आता है? मर्दा रंग पता लगाने के लिए। यू का मतलब होता है कि कौन सा रंग है। क्या है? कौन सा रंग है। आप दोनों खड़े हो लास्ट में, दोनों आप दोनों, हाँ कुलदीप आप भी। इन दोनों ने क्या पहन रखा है? कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है बताओ? ब्लू। लेकिन को दोनों एक जैसे ब्लू है क्या? नहीं नहीं, ब्लू का कलर ही देख, तू सिर्फ ब्लू का कलर देख। तो एक का तो है नेवी ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू, और एक का है लाइट ब्लू। कैसा ब्लू है? लाइट ब्लू। तो ब्लू में भी 2 अलग अलग प्रकार है। अब मैं आपको कलर बताता हूं, नीचे बैठो। इसको डर लगा ना, पता नहीं सर क्या कहेंगे। ये दोनों ही कैसे हैं? पीले हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा लालपन लग रहा है। पीला है लेकिन ऑरेंज टाइप का है, और ये प्योर पीला है, येलो है। तो कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार का कलर है ये कौन बताता है? यू। प्रभावी रंग को कौन बताता है? तो यू बताता है प्रभावी रंग को। किसको बताता है? प्रभावी रंग। किस प्रकार का रंग है ये कौन बताता है? कौन बताता है? यू। या फिर बताता है प्रभावी स्पेक्ट्रम। ये वर्ड याद रखना। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। प्रभावी रंग या प्रभावी स्पेक्ट्रम कौन बताता है? यू बताता है। सेकेंड नंबर पे है वैल्यू। वैल्यू आपको समझना है। वैल्यू का मतलब होता है, यहां पे वैल्यू बताता है कि वो रंग कितना हल्का है या कितना गहरा है। तो रंग का हल्कापन व गहरापन कौन बताता है? कि भाई देखो, एक मैं बोलूं कि गुलाबी तो हल्का गुलाबी, मैं बोलूं लाल हल्का लाल, ऐसा। अरे गहरा लाल है, ऐसे बोले ना लाल। एक बोलते ना अपन कि भाई धोड़ो धट है, रातो लाल, कालो कट। समझ? तो ये कट वर्ड है, मतलब वो बहुत ज्यादा काला है। ठीक ठाक है, घणो कालो कुआ नहीं, तो मतलब कम काला है। तो ये हम जब वर्ड बोलते हैं ना, जब पीछे कोई और हम लगाते हैं शब्द, तो उसका मतलब बहुत काला है। जैसे पीड़ो पट, भूरो भट्ट, मतलब बहुत भूरा। और सिर्फ भूरा मतलब नॉर्मल भूरा, हल्का भूरा, कोई ज्यादा भूरा नहीं। तो आपको आपको क्या याद रखना है कि जिसके पीछे भी ये वर्ड लगते हैं वो बहुत हल्का गहरा है, और जिसके पीछे वर्ड नहीं लगते मतलब वो ठीक ठाक है। तो ये हल्कापन गहरापन कौन बताएगा? वैल्यू। काड़ो कट, ये कट कौन बता रहा है? वैल्यू। गहरापन कौन बता रहा है? हल्कापन कौन बता रहा है? वैल्यू। अब बहुत बार कलर मिक्स करते हैं ना, तो तीसरा कलर बन जाता है। 2 कलर को मिक्स करो
तीसरा कलर। तो कलर शुद्ध है कि नहीं है, कि कोई और मिक्सर तो नहीं है, तो ये कौन बताएगा? तो रंग की शुद्धि के बारे में कौन बताएगा? रंग के हल्केपन गहरेपन के बारे में कौन बताएगा? और रंग के प्रभावी रंग के बारे में कौन बताएगा? यू बताएगा। आगे बात समझ में। मिट्टी सफेद रंग की है तो याद रखना उसके लवणों की वजह से। किसकी वजह से? बलुई मिट्टी का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी का रंग काला एक खनिज के कारण होता है जिसका नाम है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अंडरलाइन करो, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। लिखा हुआ ही नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से रंग काला होता है काली मृदाओं का। तो काली मिट्टियों का रंग काला किसकी वजह से होता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अच्छा, कार्बनिक मृदाओं का रंग काला किसकी वजह से होता है? कार्बनिक पदार्थों की वजह से। लाल मिट्टियों का रंग लाल क्यों होता है? आयरन की वजह से, Fe2O3 की वजह से, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की वजह से। और पीला रंग क्यों होता है? आयरन के हाइड्रोक्साइड की वजह से, जल में घुलनशील आयरन की वजह से। आगे बात समझ में? ये सब आपको याद रखना है। ओके, आगे बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक गुणधर्म। तो ये तो कौन से गुणधर्म थे मिट्टी के? भौतिक। भौतिक में आप देखोगे तो मैंने शुरू में जो लिखवा है उसमें से अभी तक अपन ने मृदा जल नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? मृदा जल। तो अब पहले हम मृदा जल पढ़ेंगे जो आपके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। नोट्स के सबसे लास्ट में जाइए आप। हाँ, अब लास्ट के अंदर आप देखिए, शुरू के एक दो पेज इधर मोड़िए, यहां कहीं मृदा जल लिखा होगा। ये मृदा जल हम पहले पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मृदा जल। क्या होता है भाई मृदा जल? मृदा में उपस्थित वायु मृदा वायु, और मृदा में उपस्थित जल क्या कहलाता है? मृदा जल कहलाता है। जल का सूत्र क्या है? H2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और इसकी संरचना होती है ऐसी, ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यहां होता है माइनस, यहां होते हैं प्लस और प्लस। ये होता है जल। जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? तो H2O को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जो जल होता है उसी को हम मृदा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? और किसी एक आदर्श मृदा में मृदा जल का आयतन 25% होता है। कितना होता है? और किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में। चलो, अब हम बात करते हैं मृदा जल के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? ये मिट्टी में जो जितना टोटल जल पाया जाता है ना, वो टोटल पौधों को उपलब्ध नहीं होता। बहुत सारा ऐसा जल है जो पौधे को मिलता ही नहीं है। तो कुल जो मिट्टी में जल पाया जाता है उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? हॉलार्ड। जल पाया जाता है जो कुल मिट्टी में, उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? मृदा में पाए जाने वाला कुल जल क्या कहलाता है? हॉलार्ड। मिट्टी में पाए जाने वाला कुल, हॉल मतलब सभी, WHOLE, हॉल मतलब क्या होता है? सब। तो हॉलार्ड मतलब पूरा। तो कुल जल तो क्या कहलाता है? हॉलार्ड। एक होता है केशार्ड। क्या होता है? क्रेसार्ड होता है। क्रेसार्ड का मतलब होता है कि जो पौधे को उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? जो पानी, कुल पानी में से वो मात्रा जो पौधे को उपलब्ध है, केसार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? और एक होता है इक्कार्ड। क्या होता है? इक्कार्ड का मतलब होता है जो पौधे को उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब इक्कार्ड और केसार्ड को जोड़ देंगे, ऑलार्ड बन जाएगा। ऑलार्ड मतलब केसार्ड प्लस इक्कार्ड। ऑलार्ड मतलब पूरा पानी, पौधे को उपलब्ध पानी, पौधे को अनुपलब्ध पानी, इक्कार्ड। आगे बात समझ में? तो हॉलार्ड और केसार्ड क्या होते हैं? हॉलार्ड मतलब संपूर्ण पानी, इक्कार्ड। ये तो आपको याद रखने, कभी पूछे जा सकते हैं हॉलार्ड का मतलब क्या है, केसार्ड का मतलब क्या है, इक्कार्ड का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मृदा जल का जो हमने वर्गीकरण दिया उसमें मृदा जल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक जल होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कैसा जल बोलते हैं? गुरुत्वीय। नाम पता लगना, गुरुत्वीय। गुरुत्वीय नाम सुना है पहले कभी? कब सुना? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। क्या होता है ग्रेविटेशनल? ये देखो, ये वाला, ये क्यों आ रही नीचे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती है। तो मिट्टी में पानी डालेंगे, पानी क्या मिट्टी की सतह पर आते ही गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है क्या? नहीं, और भी नीचे जाता है। आप गड्ढा खोदोगे, नीचे नहीं गिरोगे क्या? गिरोगे।
तो क्योंकि इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण सतह पे नहीं है। किसी को लगता होगा ना कि पृथ्वी की सतह खींचती है, नहीं। तो ऐसा होता तो गड्ढे में नहीं जाते अपन। पृथ्वी की सतह से हटा दो मिट्टी, यहां तो नीचे जाएंगे, दिखाओ गड्ढे। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्या? जाऊंगा। तो जब जो सतह आती रहेगी नीचे जाते रहेंगे, तो ये गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के सेंटर में। जब तक आदमी यहाँ सेंटर में नहीं पहुंचेगा गुरुत्वाकर्षण फील करेगा। तो पानी जब पौधे को देते हैं अपन मिट्टी में, तो मिट्टी में रंध्र है तो पानी कहां जाएगा? नीचे। जब तक कोई रोकता नहीं है नीचे चला जाएगा, कोई रोक दिया तो फिर जा नहीं पाएगा। तो ये जो नीचे चला जाता है पानी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? तो मृदा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ नीचे की ओर चला जाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? अब जो चला गया वो पौधे को मिलेगा, तो ये पौधे को मिलता, इसको हम बहुत बार अतिरिक्त जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ जाएगा कौन सा? जो ज्यादा होगा, वो जो कम है वो जा नहीं पाएगा। दूसरे नंबर का जल होता है जो पौधे को मिलता है, जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। कौन से रंध्रों में पाया जाता है? और सूक्ष्म रंध्रों को दूसरा नाम क्या है? केशिकीय। देखो केशिकाएं लिखाई ना मैंने। सूक्ष्म रंध्रों का दूसरा नाम क्या है? तो केशिकाएं से बना केशीय जल। कौन सा जल? तो जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? और केशीय जल गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता, बहता नहीं है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। तुम्हारा मूड जो है ना आज सही नहीं लग रहा, क्या हो गया तुम्हें? इसने सही आंसर दिया इसलिए तुम उदास हो ना? जल रहे ना? मेरी कामयाबी से जल रहे हैं लोग हैं? किसका? सबका हैं? हिंदी वाले सर का भी? रविंद्र सिंह सर क्या बोलते हैं? जगीरा। और मैंने आज नया नाम रख दिया शकुंतला। हाँ। ये ये ज्यादा बोलते बाद में। हाँ। अच्छा शकुंतला, जगीरा सही है। क्यों? अच्छा। अब देखो मैंने क्लास इसलिए जल्दी स्टॉप की क्योंकि मुझे किसी का टेस्ट भी लेना है। हाँ। कल बात की थी ना भाई, टेस्ट की तो बारी होगी भाई। हैं? कुलदीप एक बार खड़ा होकर मुझे बताएगा कि मृत्तिका के कणों का आकार कितना होता है? ये बता दिया ना कुलदीप, मजा आ जाएगा। आप भी बताओ ऑनलाइन वालों, मृत्तिका के कणों का आकार कितना होता है? नहीं। बताओ मत रे, गलत है। ये फिर क्या है कि इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे सब सही बता रहे हैं। अंजू गुर्जर, प्रेरणा, मनरा, मीणा। ये तेरे मजे ले रहे हैं, इनके ऊपर मत भरोसा कर। बैठ नीचे। तू बता। दो क्या? एमएम से कम, बढ़िया बैठो। तू पढ़ा नहीं रहे यार कुलदीप। बैठ नीचे। देख सबने, देख रामकरण जाट, जगदीश चौधरी, अमित, जिया बानो, सबने सही बताया है। एक भी बच्चे ने गलत नहीं बताया। आप देखो ये कितना कंपटीशन है। 16-17 बच्चे लाइव है और 16-17 के 17 सही बता रहे हैं। तो कंपटीशन तो है, टफ कंपटीशन है? अच्छा आप बताओ नागुर वाले भैया, कौन सी मृदा का गुणधर्म स्थायी है, जिसको बदला आसानी से नहीं जा सकता? मृदा का कौन सा गुणधर्म स्थायी है जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता? तू बता। 12। अरे नहीं, मैं बोला मृदा का कौन सा गुणधर्म है जो बदला नहीं जा सकता, स्थायी है गुणधर्म। कर्ण नहीं पूछ रहा हूं मैं, मृदा की कौन से गुण। मैंने पहले गुण लिखा है ना, उन गुणों में एक गुण है जो किसको बदला नहीं जा सकता। कणाकार। मैंने कहा ना कणाकार, देखो उसमें कणाकार बदला नहीं जा सकता। हाँ? सोइल टेक्सचर, बहुत बढ़िया बेटा। साक्षी मीणा और अंजू गुर्जर,
ये बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कौन सी मृदा संरचना सबसे उपयुक्त है कृषि के लिए? क्रम्बी, क्रुम्बी नहीं, क्रम्बी। वापस याद करो, क्रम्बी। चलो, कौन सा मृदा कणाकार सबसे उपयुक्त है? यस, दोमट, जिसको बोलते हैं मटियार। अच्छा, कौन सा घनत्व सबसे सही है? स्थूल घनत्व। कौन सा घनत्व? अच्छा, सामान्य मृदाओं का स्थूल घनत्व होता कितना है? और कण घनत्व कितना होता है? 2 पॉइंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोil साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? भोपाल एमपी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वेरी गुड, क्या बात है, जिया बानो, जगदीश चौधरी, अमित मूंड, ये ऑनलाइन वाले सब बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसकी कर रहे हैं? नहीं, एमएससी कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छे बच्चे हैं ये। ओके, हैं? दे रखा है, तुमने नहीं दिया अभी तक? तुम में से किसी ने दिया? तुमने भी दिया था? कितने नंबर आए थे? 204। हाँ, तो बाउंड्री पे हो। तो बाउंड्री पे हो इस बार, तीसरी बार, अब चौथी बार नहीं देना है अपने, बस तीसरी बार लास्ट होनी, तुम्हारा दूसरी बार लास्ट होना चाहिए, और तुम्हारा बार पहले। ऐसे नहीं बोलते। जिंदगी एग्जाम अंतिम लक्ष्य नहीं होता जिंदगी का। है, जहां जो चीजें फेल हुए हैं, विराट कोहली को जानते हैं आप लोग? कौन नहीं जानता? विराट कोहली जिस रोज पहला अपना मैच बढ़िया वाला खेल रहे थे, उस दिन उनके इन्फॉर्मेशन लगी कि उनके पिताजी की डेथ हो गई। फिर भी वो मैच खेले और उस मैच में बहुत अच्छे रन बनाए, आई थिंक शतक बनाया है। और आप देखो, क्योंकि आदमी खोकर, ये पक्का पता है कि आदमी कुछ ना कुछ खोएगा, लेकिन खोकर पाना है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आपका नौकरी नहीं लगना, नौकरी नहीं लगने से पहले प्रयास न करना, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। भाई प्रयास ही नहीं करना। नौकरी लगने का एग्जाम होने के बाद अच्छा रिजल्ट नहीं आना, वो आपके हाथ में नहीं है, तो आ चुका है, तो फिर और अच्छा प्रयास कीजिए। मैं तो बोल रहा हूं कि एक अच्छा विद्यार्थी वो विद्यार्थी है जो यदि किराने की दुकान भी खोले, तो वो अपने गांव की सबसे बेस्ट किराना की दुकान हो, सबसे चलने वाली हो। तो विद्यार्थी का मतलब, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकर बनाना। शिक्षा का मतलब है कि आप जो भी करो, इतना बेहतर ढंग से करो कि अनपढ़ नहीं कर पाए। आप अपने गांव में पढ़ के 12th करके किराना की दुकान खोली, और कोई अनपढ़ बंदा आपसे अच्छी किराना की दुकान चला रहा है, तो मतलब आप अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं हो, आप शिक्षित लोग नहीं हो, आप अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं किए। तो आपको जीवन में कोई भी काम मिल जाए, हो सकता है परिस्थितियां आपको ऐसी जगह ले जाए जिसमें आपका पुश्तैनी काम आपको करना पड़े। आपका हो सकता है आपके पिताजी की किसी चीज की दुकान है या कोई मजदूरी करते हैं, और वो पुश्तैनी आपको करना पड़ जाए। लाइफ है, कोई कल का ही नहीं पता यार। आज मॉर्निंग में, आज शाम को पता चले कि घर पे कोई बुरी खबर है और मुझे घर निकलना पड़ जाए, और किसी के घर से कुछ भी आ सकता है, भगवान चाहे ना आए, ऐसा अचानक किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो आप हर चीज के लिए एक्सेप्टेबल रहो कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं ऐसा कर लूंगा। और ये तो आपको इनसे बहुत मोटिवेशन लेना चाहिए। भैया 1-2 बार में आदमी हार जाता है, तीसरी बार तक कोचिंग करने आ रहे हैं, आपके साथ बैठकर हंसते हंसते कोचिंग कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा सहनशीलता तो है इनमें, बस थोड़ा डेडिकेशन और हो जाए, अनुशासन जिंदगी में और आ जाए, सिलेक्शन हो जाएगा। भाई दो आदमी आदमी को जीवन में दो चीजें चाहिए। सबसे सक्सेसफुल आदमी वो आदमी है जिसने जीवन में धैर्य को अपना साथी बनाया। मोदी जी जिस टाइम हिमालय में आप तपस्या करने गए होंगे, या मोदी जी जिस टाइम आरएसएस के या फिर एबीवीपी के कोई स्टूडेंट सेक्शन विंग के लीडर रहे होंगे, उनको मन में इच्छा तो हुई होगी कि मुझे पीएम बनना है। और उस टाइम, हाँ चाय वाला तो ठीक है, लेकिन उस टाइम यदि इच्छा हुई होगी, और इच्छा होते ही वो बोलते हैं आज के आज बनना है, तो एक लंबा धैर्य, एक लंबा पीरियड नहीं निकलता। आपके पिताजी से पूछे वो कितना धैर्य के साथ आपको बड़ा किया। एक बच्चा जब है ना 9 साल 9 महीने गर्भ में रहता है, और 9 साल तक का नहीं हो जाता बाहर आकर, तब तक न जाने कितनी बार फिसलता है आंगन में, कितनी बार गिरता है, कितनी बार आपके पिताजी और माता की सांसें जो रुक जाती है। आपको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो कैसे आपको यहां तक भेजा है, और फिर आप बोले कि मर जा। ये तो सबसे, ये नहीं, अच्छा बहुत और मजाक में बोलते हैं बेटा। अरे नहीं बोलना ऐसे, ऐसी मजाक नहीं करनी है, ऐसी मजाक नहीं करनी अपने दोस्तों के साथ। मजाक में ऐसी बात बोलना कि जा करोड़पति बन जा, मजाक ऐसी तो करता नहीं है कि जा जा तू अंबानी के घर चला जा, नहीं। मजाक में अपन मजाक, अच्छी मजाक करो ताकि उसको लगे हाँ ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि अपने दिन में एक बार हम ना, जो टाइम होता है ना, ऑरा,
जिसको हम किस्मत बोलते हैं, वो किस्मत आपके जबान के साथ मैच हो जाती है। जब आप बोलते हैं बार बार कि जा मर जा, तो ऐसे शब्द बार बार बोलने से वो सही हो जाता है। और आप बोले जा सुपरवाइजर बन जा, तो आज से तुम ऐसा देना कि जा सुपरवाइजर बन जा, समझ रहे? जब गुस्सा हो जाए ना कि जा जा सुपरवाइजर बन जा, तो ये उसका गुस्से में कहा हुआ भी आपका क्या बन जाएगा, सही। और क्या पता वो डबल एओ के लिए बना हो, तेरे गुस्से के सुपरवाइजर ही बन के रह जाए, है तो अच्छी बात है ना ये तो। चलो ठीक है, मिलते हैं कल, जाना मत, यहीं बैठ के पढ़ना, 10 मिनट पहले छोड़।